Very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Let's start a class. Am I audible to all of you, please? Yes, sir. How is the Joes? काफ़ी Hi, क्लासेस sir. हाँ हाय Hi. आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, काफ़ी एग्जॉस्ट हो जा रहे होंगे। बाकी जो लोग 6 घंटे लगातार क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी टिपिकल होता होगा। जब मेरे लिए हो रहा है अब जो तो 1 बजे वाले हैं, उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, इट्स ओके। थोड़े दिन के लिए है, ज़्यादा दिन नहीं। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने, ठीक है। सो हैव पेशेंस एंड कंसिस्टेंटली आप लोग लगे रहिए। बस सुनते भी रहेंगे ना तो बहुत आगे निकल जाएंगे आप, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए कि कंटेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कंटेंट लिखेंगे, साथ ही में क्या करेंगे, रिवाइज ज़रूर करेंगे। ये मेरी तरफ से क्या है, एक सजेशन है। जो लोग टॉप करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स पाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटेन कितना होगा, रिटेन सिर्फ उतना होगा जितना आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं भूल जाएंगे, पढ़ रहे हैं भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको रिटेन करेगा वो, ठीक है। और आप लोग ये सोचिए कि शायद आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। जो इंटरडिसिप्लिनरी चल रहा है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, पार्टनरशिप, तो काफ़ी कुछ इधर उधर से आपको समझ में आने लगा होगा। क्यों? एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. सर स्पेशली सीपीसी के लिए तो सर मतलब आपके लिए सर हाँ जितना हाँ कॉम्प्लीमेंट दे लिया जाए कम है सर। ऐसे सीक्वेंसिंग में हमने नहीं कभी पढ़ा था। हाँ, चलिए, कम से कम अच्छा लग रहा है सुन करके ये। और बाकी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है, बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन किया होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक? Constitutional remedies. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, मैंने कहा था ना कि इफ़ देयर इज़ अ राइट देयर मस्ट बी, A remedy. देयर Ubi मस्ट बी just रेमेडी। ibi remedy. सो दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन उबी जस्ट ए रेमेडियम। कोई भी अगर अधिकार दिया गया है उसका क्या होगा, उपचार जरूर दिया जाएगा। वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी अ रेमेडी। अगर कोई अधिकार है तो उसका उपचार भी होना चाहिए। हाँ, उपचार कैसे होगा, किस तरीके से होगा? थ्रू रिट पिटिशंस होगा, थ्रू डायरेक्शंस होगा, थ्रू ऑर्डर्स होगा, थ्रू कोई और तरीका है उसका। तो ये सारे तरीका भी बताए गए हैं। क्या है, कुछ मेथड भी दिए गए हैं, जनरल मेथड्स। मीन्स थ्रू द रेट्स, सम स्पेसिफिक रेट्स के नाम दे दिए गए हैं इन रेट्स के जरिए, और सम अदर रेट्स जो कि डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, या फिर किसी तरीके का डायरेक्टिव्स है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, कोई बताएगा हमें? किन किन पॉइंट्स के पास हम पहुँच चुके हैं? शशांक क्लास में नहीं है आज। एक क्वेश्चन कल हमने अनआंसर्ड छोड़ा था, याद है? किसी ने उसको डिस्कस किया, कहीं पर आपने सर्च किया, इफ रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड under Article 32 or 226, whether we can approach to the higher court in appeal. This was a question. Anyone please? आप लोगों ने कहीं पर देखा, सर्च किया कल? जो देखिए, आप लोग क्वेश्चन उठा देते हैं, उसको आंसर भी ढूंढने की कोशिश किया करिए। मैं तो ढूंढता ही हूँ, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए ढूंढने की। यस प्लीज। इफ writ petition is dismissed under Article 226 in High Court or dismissed in the Supreme Court under Article 32, whether aggrieved person can file a appeal against the order of that order in the writ petitions, या जो भी ऑर्डर आएगा वो उसमें उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है। whether that order is appealable order or not, this is a question. Sasan, am I audible? यस सर। yes please. आपने सर्च किया इसे? सर मुझे वैसा कुछ मिला नहीं सर, मैंने देखा था थोड़ा सा कल रात में। ओके, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च किया, मैंने भी इसको देखा। तो एक चीज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करते हैं आप, तो किन की अपील होती है, किन किन चीज़ों की अपील होती है? अपील इज़ अ फंडामेंटल राइट और इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट? Sir, it is statutory as well as constitutional right. If we talk in terms of criminal appeal, तो CRPC के थ्रू जाते हैं 24 वगैरह, CPC में भी अपील है।
सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी तक जा सकते हैं। Yes. लेकिन अगर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, the SLP is also one of the way to appeal. Right to appeal is a fundamental right. It is a part. Okay. Right to appeal क्या है? Second appeal is not a right. You cannot claim as a matter of right. It is a statutory right also. Are you getting my point? अगर आप किसी डिसीजन से अग्रीव्ड हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? आपको ये अधिकार है कि आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जनरली क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। ये स्टैट्यूटरी राइट है, जो भी स्टैट्यूट है। यस गुरलीन प्लीज। सर हमने सीपीसी में पढ़ा था, फर्स्ट अपील इज द राइट ऑफ द पार्टीज, हाउएवर सेकंड अपील इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। यस ऑफ कोर्स। फर्स्ट अपील क्या है ये गुरलीन? एक बार क्लियर, हाँ एक बार क्लियर थोड़ा सा बोलिए, आपकी आवाज़ आज नहीं क्लियर आ रही है गुरलीन। फर्स्ट अपील इज द राइट ऑफ द पार्टीज, हाउएवर सेकंड अपील इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। यस, इट मीन्स राइट टू अपील है, ये क्या है? एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों शशांक? यस कि कोई भी अगर एग्रीव्ड है किसी ऑर्डर से तो वो अपील में जा सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड अपील उसकी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये क्या है? ये सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूट है। वो स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है, अगर सेकंड अपील तो जा सकता है, अगर नहीं करता है तो नहीं जा सकता है। लेकिन एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर। शशांक, एवरी ऑर्डर इज 41 सीपीसी में थोड़ा सा है इसका। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं उसका मतलब समझिए कि अब ऑर्डर्स क्या है? एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर, एंड दोज orders who are appealable orders, only against those orders appeal can be मिताली प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। हाँ जी सर अपील कैन बी अलाउड। हाँ, अपील कहाँ पर अलाउ हो पाएगी? जो ऑर्डर कैसे होंगे? अपीलेबल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। ये सीपीसी में भी दिया गया है, ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर ऐसे हैं जो अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं हैं। इज इट क्लियर? अब बात आती है आपके रिट पिटिशंस की। तो जो रिट पिटिशंस में ऑर्डर होता है, आपने कहा था ना कि रिट पिटिशन क्या है? समरी डिस्पोजल है। जी सर। इट इज अ समरी डिस्पोजल। देन यहां पर क्या है? ये जो जजमेंट आएगा, ये जजमेंट क्या है? एक ऑर्डर ही है ना, फाइनल ऑर्डर। दिस फाइनल ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर। शशांक, if it is decided on the merits and it is not rejected in limine, are you getting my point? And on the basis of the fact it is clear that this is a final order, then there will be no appeal of that order. Shashank? बस समझ, ये बात तो समझ में आई जो आपके। हाँ, समझ में आया गुरलीन? यस सर समझ गया सर। इसका एक ही एक्सेप्शन है, द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। यस यस, लेकिन हिबियस कार्पस अलग चीज़ है गुरलीन। हिबियस कार्पस क्या है? रेस जुडिकाटा, यस उसको भी मान सकते हैं। हाँ, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई ऑन हिबियस कार्पस। बाकी अदर जितनी पिटिशंस हैं उन पर हिबियस कार्पस लागू होगा, लेकिन रेट पिटिशन का संबंध अपील से, सॉरी, रेस जुडिकाटा का संबंध अपील से नहीं है। सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम कोर्ट, सेम फैक्ट, सेम रिलीफ इन द सेम कोर्ट नहीं ले सकते आप। ये हिबियस का वो रेस जुडिकाटा है, लेकिन अपील में जा सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर ये फाइनलिटी, मैंने कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया, अगर हो सकता है और भी मिल जाए, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर मिलेगा, ठीक है। जजमेंट का नाम तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन जनरली मैंने उस जजमेंट को एक ओवरलुक किया, थोड़ा सा देखा, ओवरलुक नहीं सॉरी, उसको मैंने जनरली व्यू किया, जनरल व्यू में देखा मैंने कि क्या है ये। तो मुझे ये पता चला कि अगर फाइनलिटी है ऑर्डर में तो क्या होगा? उसकी अपील नहीं है, फाइनल ऑर्डर, ठीक है। अगर फाइनलिटी नहीं है तो उसकी अपील में जा सकते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि देखना पड़ेगा। शशांक, हाँ बताइए। तो जैसे मैं एसएलपी की बात कर रहा था, और तो मैं ये आर्टिकल 136 को अगर पढ़ता हूँ, क्लॉज 1, शशांक, दैट इज अ वेरी स्पेशल कंडीशन। उसके लिए तो कोई सेंटेंस, कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट, कुछ भी है, उसकी अपील हो जाएगी। वही सर, वही मैं कहना हाँ, चाहता था कि 136 इज, ऑर्डर, यस सर, अगर उस इवन
आफ्टर टेकिंग द लीव ऑफ द कोर्ट, आफ्टर टेकिंग द लीव ऑफ द कोर्ट, स्पेशल लीव लेने के बाद अगर लगता है कि ये रेट गलत है, इसका ऑर्डर, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप सेल्फी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर, सेंटेंस, जजमेंट, क्यों? यस सर, यस। सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, किसी भी जगह का, वो ट्रिब्यूनल का है, वो हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, किसी भी जगह का कोई ऑर्डर है, कोई सेंटेंस है, या फिर कोई और क्या है, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, कुछ भी वहाँ पर है, उसको वो क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि इसको एक बार फिर से सुना जाए। ओके, दैट इज अ स्पेशल कंडीशन। हाँ, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन तो जा सकते हैं सर सेम, अगर वो मेरिट्स पे भी डिसाइड हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, देयर इज नो कंडीशन, प्री कंडीशन दैट के सूट मस्ट बी डिसाइडेड, सूट और केस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट। उसके लिए मेरिट पर डिसाइड होने की जरूरत नहीं है, वो मेरिट पर डिसाइड हो या बिना मेरिट पर डिसाइड हो, उसके लिए अगर आपको कोर्ट ने कर दिया अलाउ तो आपका मैटर सुन लिया जाएगा। ठीक है जी सर, समझ गया। हाँ, अब बात कर लेते हैं प्लीज़, हम लोग क्या बात कर रहे थे 32 में। 32 में हमने सबसे पहली चीज़ है कि हमें आर्टिकल 32 क्लॉज 1, 2, 3, 4 चारों आर्टिकल, चारों क्लॉज आप एक बार रीड करेंगे, पर क्लॉज पे क्या क्या है ये देखना है। लीगल प्रोविज़न, क्या नाम है तुम्हारा, इसमें कनिका है? यस कनिका, Yes, sir. बैरेक्ट है आपके I पास? have a doubt. यस यस, बताइए। हाँ जी, Sir, if we directly approach to Supreme Court under Article 32, and the Supreme Court return our petition and direct us to go to High Court Yes. under 226 as being the subordinate court, so is it written anywhere? Is it written in any provision okay, that okay, Kanika, first we this have to question, apply this question will be answered shortly. approve? कनिका, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर शॉर्टली, बट अभी एक बार आप लोग प्रोविजन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन आपका मेरे दिमाग में है, आई विल आंसर, क्योंकि ये भी पॉइंट है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉइंट जो कि 32 का एक पॉइंट है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्टली डिस्कस करते हैं। हाँ, प्लीज़ रीड द आर्टिकल 32 प्रोविजन, प्लीज़ पे योर अटेंशन ऑन द आर्टिकल। यस मान्या, प्लीज़। सर पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं पूछती हूँ। यस यस, ऑफ कोर्स, प्लीज़ रीड आर्टिकल 32, वन बाय वन पढ़ेंगे, और प्लीज़ आप लोग उंगली रख कर पढ़ेंगे। आप समझिए कि आर्टिकल 32 के 1, 2, 3, 4 से प्री में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यस प्लीज़ रीड, एनीवन प्लीज़। हाँ कनिका, आप ही रीड करिए, पर कोई क्लियरली रीड कर सके। गुरलीन प्लीज़ आप रीड करिए। Article 32. यस, Remedies for enforcement of rights conferred by this part. Clause 1. The right to move to the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. यस यस प्लीज़। यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कल किया था, क्या है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग इज गारंटीड फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, अप्रोप्रिएट का मतलब हमने डिस्कस कर लिया था, आप लोग लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था। ठीक है, कोई सेट पैटर्न नहीं है, स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है, स्टेट फॉर्म नहीं तैयार किया गया है कि हम रेट कर जाएंगे तो इस फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, बस उसमें क्या होना चाहिए, द वेरी कंडीशन इज दैट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इन एनी मैनर, जो कि प्रिस्क्राइब मैनर अगर कोई प्रोवाइडेड है या नहीं है, या नॉर्मली आप अपनी ग्रेवियांस को वहाँ तक पहुँचा पाएँ। आपने देखा था ना एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन, हमने कल डिस्कस किया था। थ्रू द लेटर्स, थ्रू द मेल्स, अब उसमें सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी एपिस्टोलरी में, जो भी कम्युनिकेशन के मोड हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के। यस, हाँ, क्लॉज 2। The clause 2. The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, ओके, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. okay, Supreme Court has a very broad power to issue writs in nature of 5 writs: habeas corpus, quo warranto, mandamus, certiorari, and a prohibition. Okay, these are the 5 exclusive writs, and instead of these writs, they can order
they can direct to any authority, they can direct to any private person that do this if there is not any provision relating to the protection of the laws. कोई अगर provision नहीं है या कोई vacuum है अगर कहीं legislative law में, ठीक, legislative acts में कहीं पर vacuum है, they can give a direction that you have to follow this procedure. we are providing you the directions. ये directions हैं, आपको ये direction follow करने हैं until or unless legislature has not enacted the particular law, legislature has not filled the vacuum which was created due to the inadequacy of the law. Are you getting my point? So क्या क्या है यहाँ पर? Directions, orders और क्या है? Writs. Okay. तो अब बात करते हैं डायरेक्शंस की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं. यस, देयर आर मेनी केसेस ऑन डायरेक्शन. प्लीज एनीवन कैन टेल मी प्लीज, एक कोई बताए जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं. वेरी तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से बहुत शशांक बहुत मतलब जो है ऐसा जजमेंट आपने बताया है जो कि याद रहने लायक नहीं है और ऐसे इंपॉर्टेंट है ये है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिनोन जजमेंट है. विशाखा. यस, विशाखा. सो प्लीज़ नोट डाउन. यस प्लीज़ शशांक, ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें याद रखिए जो कि याद रह जाएं. कल को पुनः तो याद नहीं रह जाएगा, मैं लिख कर देता हूँ, भूल जाएंगे अब, ठीक है. लेकिन विशाखा गाइडलाइंस क्या है? ये डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट दिस डायरेक्शंस शुड बी फॉलोड at a workplace until the legislature has not framed law on this point. Are you getting my point? So court has filled the vacuum. जो वैक्यूम था कि इस पर लॉ नहीं था, कोई डायरेक्शंस नहीं थे, कोई लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं था. जब तक एक्ट नहीं पास होता है तब तक ये डायरेक्शंस क्या होंगे? एनफोर्समेंट में रहेंगे. बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन. कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट टू द लेजिस्लेचर दैट इनैक्ट द लॉ, अमेंड द लॉ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Direction should not be in the nature of judicial overreach, not activism. Judicial overreach. क्या है? Directions should not be in the nature of judicial overreach. Means they cannot direct to the legislature, please make the law, amend the law. They cannot do this. They only can suggest that there should be amendment in the polite manner. There should be some law on this point. It is a responsibility of the legislature to frame a policy on this thing. Yes, क्या नाम है नयन? हाँ सर, पर वो क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक केस था, उसमें तो ऐसा मतलब बोला था ना गवर्नमेंट को कि 6 मंथ में आप लॉ बनाइए. ऐसा है कि ऐसा शायद मैंडेटरी नहीं कहा होगा. दैट वाज आई थिंक सजेशन. ऐसा कोई ये नहीं कि कह दे कि नहीं सुनिए, जाइए और बैठिए पार्लियामेंट में सबके सब आज लॉ बना करके शाम तक पहुंचाइए मुझे. क्यों? नो, टाइमलाइन दे देना. इट विल बी एक्चुअली उसका और भी कोई रीज़न होगा नयन, उस जजमेंट को पढ़ने के बाद पता चल सकता है. क्योंकि जो जनरली क्या है, आप जनरल लॉ के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? when you overreach the power, means when you overreach or when you encroach the power of other organ, then it is a judicial overreach. अगर जुडिशरी कर रही है judicial overreach, legislature कर रही है legislative overreach. Are you getting my point? So yes, these directions should not be. If any direction is the court is trying to make direction under Article 32, then court should not make any direction like amending the law, enacting the law. Okay, ऐसे कोई भी डायरेक्शंस नहीं करेगी. ठीक है, डायरेक्शंस कैसे होंगे? दैट विल फिल द वैक्यूम विच मस्ट बी फिल्ड बाय द लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर को फिल करना चाहिए था वो वैक्यूम लॉ का पूरा कर सकती है कोर्ट डायरेक्शन के जरिए, जैसे विशाखा गाइडलाइंस. आफ्टर दैट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, जो एक्ट आया ये उसके बाद में आया. ठीक है, और वो कब तक इन्फोर्समेंट में रहेंगे डायरेक्शंस? प्लीज till the legislature act. Yes, till the rules made by the legislature. जब तक लेजिस्लेटिव के लॉ नहीं आएंगे और जब वो लॉ आ जाएगा तो वो लॉ इन्फोर्स कराया जाएगा. अब अगर कोई केस आता है तो क्या विशाखा की गाइडलाइंस देखी जाती हैं? क्यों?
नहीं सर। देयर इज वन लॉ ऑन दिस पॉइंट, सेक्सुअल हरासमेंट। तो क्या होता है, अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है या केस दर्ज होता है अंडर सेक्शन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस, ओके, दैट्स इट। सो देयर आर सम सर्टेन लिस्ट जिनमें डायरेक्शन इशू किया गया है, उनके नाम जरूर जान लीजिए क्योंकि केसेस में आता है, जैसे आपने देखा ना कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड to the authorities through the directions। तो पहला केस आपने क्या बताया? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, इसके अलावा एक हमने और केस डिस्कस किया था, याद है आपको? इससे पहले ही डिस्कस किया रिसेंटली, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सृष्टि, नितिका नोट करते रहिए, अब नोट करते रहेंगे। अब डायरेक्शन आपने नोट किया ना, तो ये जो हमने बोला है इसको एक ब्रीफ मैनर में नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? शुड आई रिपीट दिस अगेन डायरेक्शन के बारे में, या आप लोग नोट कर चुके हैं? बताइए। मैंने नहीं करा है। ओके, प्लीज। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2। heading, short heading, power of the court to issue directions under article 32 clause 2। कोर्ट विल, देखिए बहुत ब्रीफ पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज ब्रीफ पॉइंट नोट करेंगे। कोर्ट में लेट डाउन जनरल गाइडलाइंस, fill the vacuum which should be filled by the legislature। That direction will be enforceable till the enactment of legislative law। तो प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा स्लो में। Power to issue directions under article 32 clause 2। ये नहीं सर, हाँ। कोर्ट में लेट डाउन। पहला, कोर्ट में लेट डाउन जनरल गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द वैक्यूम which should be filled by the legislature। वो वैक्यूम कौन सा फिल करेगा? जो लेजिस्लेचर को फिल करना चाहिए था। थर्ड थिंग, दिस डायरेक्शन विल बी enforceable till the enactment of new legislation। Direction will be enforceable till the enactment of new legislature, enactment of new legislative act। एंड कोर्ट डिराइव्स दिस पावर, ये जो पावर है ना डायरेक्शन का, कोर्ट डिराइव्स दिस पावर बाय रीडिंग आर्टिकल 32। बाय रीडिंग आर्टिकल 32, कोर्ट डिराइव्स दिस पावर बाय रीडिंग आर्टिकल 32 read with 142 and 141 and 144 of the Indian Constitution। ये जो आपने देखा ना कि डायरेक्शन इशू करना, कोर्ट क्या करेगी? कंप्लीट जस्टिस करेगी, और क्या करेगी? सारी कोर्ट्स मिलकर के ऐड करेंगी, कोर्ट के जजमेंट को इन्फोर्स कराएंगी, कंटेम्प्ट करेंगी। ये क्या है? एक 32 के 2 में जो डायरेक्शन इशू होगा उसको सारी अथॉरिटी, जुडिशियल, सिविल अथॉरिटी, वो सारी क्या करेंगी? यस, एक बार मुझे बताएगा कोई 142 में क्या दिया है? आर्टिकल 142, The orders of the Supreme Court will be binding on all subordinate courts within a no, territory। Sasank, that's wrong। 142, Sir, Supreme Court in order to provide complete justice to the party can this is a note down please, आप लोग ससांग नोट कर लेंगे। 142 is a complete justice। हाँ, क्या बता रहे हैं सोनाली आप प्लीज? सर आपके यहाँ से हवा की आवाज़ आ रही है सर, शायद किसी की थोड़ी सी सर आवाज़ ऐसी आ रही है, इसलिए मैंने सोचा या तो नहीं, मेरे नहीं। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई थिंक है, मुझे तो क्लियरली आ रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। किसी और को डिस्टर्बेंस आ रहा है? सर अभी सही हो गई सर। ओके, करेक्ट। हाँ, क्या आपने लिखा प्लीज सस्ती, क्या बताया? 142 इज शशांक, प्रोविजन रिलेटिंग टू कंप्लीट जस्टिस। कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैनर, उसको जैसा समझ में आएगा कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, ठीक है? यस प्लीज, अनदर 141 शशांक।
यस सर, वो बाइंडिंग वाला है। इट विल बी द लॉ ऑफ द लैंड, जो भी बोल देगा ना वो लॉ ऑफ द लैंड होगा। यस, क्या है प्रोविजन? लॉ ऑफ द लैंड कहां पर दिया गया है कि जो लॉ होगा सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होगा? एट दैट विल बी बाइंडिंग, दैट विल बी बाइंडिंग। इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसके ऊपर, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस कोई एक लॉ है, याद आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, एक लॉ है इस पर, ठीक है? तो चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, नोट डाउन मत करिएगा, ठीक है? हाँ, 141 पता चला आपको। 144 के बारे में बात करते हैं। क्या है 144? The civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. Okay, all the civil and judicial authority of this country shall work with the Supreme Courts। ये जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी सब उसके साथ खड़े होंगे, उसके ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए। एवरीवन, पुलिस से लेकर के सारी अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, सिविल अथॉरिटी, एवरी सिविल अथॉरिटी, एवरी जुडिशियल अथॉरिटी, ये सारे लोग किसके लिए वर्क करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट 141 में लॉ बना देगा ना, उसको इन्फोर्स कराने के लिए। तभी तो कंप्लीट जस्टिस हो पाएगा ना 142 का। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है भाई, इनको जान से नहीं मारा जाए, मतलब इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। नीचे पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाले तो कहा गया 2 आदमी इनके साथ सिक्योरिटी में रखे जाएं। वहाँ मालूम हुआ वो सिक्योरिटी पे गए नहीं और वो दारू पी के सो रहे हैं। क्यों? तब कैसे होगा फिर प्रोटेक्शन? लाइफ लिबर्टी कैसे प्रोटेक्ट होगी? आर्टिकल 21 कैसे प्रोटेक्ट होगा? कैसे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? सबके ऊपर पेनल्टी होगी, सबके ऊपर कंपनसेशन, उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी नेग्लिजेंट अथॉरिटी हैं सबको एक तरफ से उनके ऊपर क्या किया जा सकता है? इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है उनके सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो ऑर्डर को मानेंगे नहीं, ठीक है? यस प्लीज, ओके। तो बात आती है कि ये जो जनरल डायरेक्शन होंगे, अब नोट डाउन प्लीज डायरेक्शन। पहला केस नोट कर लेंगे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। केस का नाम क्या है? स्टेट ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1998। डायरेक्शन रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एक एक लाइन में नोट करेंगे, सब पता है आपको, आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, बस ये याद रखना है कि हाँ क्या डायरेक्शन दिए गए। कुछ केसेस में डिस्कस करूंगा। सेकंड केस, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1984। क्या गाइडलाइंस दी गई, क्या डायरेक्शंस दिए गए थे इसमें? कोई बता सकता है मुझे? केस डिस्कस किया है हमने, ऐसा नहीं कि बोला नहीं है। एडॉप्शन के बारे में। यस, एडॉप्शन के बारे में, फॉरेनर्स एडॉप्शन के बारे में, कि व्हेन एनी फॉरेनर विल अडॉप्ट एनी चिल्ड्रन इन इंडिया देन व्हाट डायरेक्शन शुड बी फॉलोड। क्योंकि लॉ नहीं है ना, तब लॉ नहीं था ना। क्यों? यस सृष्टि, एम आई ऑडिबल? गुरलीन, यस सर। क्या है? लक्ष्मीकांत पांडे कौन, किसके लिए गाइडलाइंस दिया? गाइडलाइंस इशूड फॉर द एडॉप्शन ऑफ माइनर चाइल्ड बाय फॉरेनर्स। नहीं नहीं, ऐसे एडॉप्शन नहीं, नोट कर लीजिए प्लीज, गलत मत नोट करिए। क्या है? इशूड, डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट फॉर एडॉप्शन ऑफ माइनर चाइल्ड बाय द फॉरेनर्स। नाउ थर्ड केस, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम सुना है आप लोगों ने? ये सारे केसेस प्री में आ सकते हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये आ नहीं सकता कुछ भी, प्री में सब। डायरेक्शन इशूड फॉर द, प्लीज नोट डाउन, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR, अच्छा सॉरी साइटेशन नहीं नोट किया मैंने, है 1998 आई थिंक, अगर गलत नहीं हूं मैं तो। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्शन इशूड, हाँ मिताली, यस। Could you please repeat the earlier case, like जिसमें directions minor child वाला था? लक्ष्मीकांत पांडे, यस यस, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर एडॉप्शन ऑफ माइनर चाइल्ड बाय द फॉरेनर्स। कनिका,
Am I audible? Yes, sir. क्लियर है ना ये? मान्या? Yes, sir. मान्या? यस सर। कोई मुझसे कह रहा था पता नहीं क्यों मेरी क्लास में सब गर्ल्स ही हैं। पता नहीं किसने मुझे बताया, शायद किसी ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कह रहे हैं कि आपकी क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही बोलती हैं, बाकी लड़के बोलते ही नहीं। तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि शायद पढ़ती हैं इसलिए बोलती हैं। क्यों? तो मुझे बाहर से कमेंट आया ये कि आपकी क्लास में सब लड़कियां ही हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है लड़के, लेकिन बेचारे वो सीधे साधे हैं, बोलते नहीं बिल्कुल। देवेंदु, am I audible? Am I audible? अब देखिए ये 3 बार बोलने पे भी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, 3 बार भी बोलने के बाद इनका मतलब जो है इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। ओके, शशांक बोल रहे हैं, इतना तो बोलता हूँ। हाँ शशांक ही सिर्फ बोलता है, हाँ? बाकी और लोग भी हैं इस क्लास में, उन लोगों से उम्मीद करूँगा। मोहसिन भी बोलता है, ऐश्वर्य भी होते हैं तो वो भी बोलते हैं। हाँ, 2 3 4 लोग ही हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये होना चाहिए। यस प्लीज कम टू द पॉइंट। विनीत नारायण वर्सेस Union of India. Union of India, AIR 1998 Supreme Court. Okay, direction issued by the Supreme Court relating to independence of vigilance authorities. Independence of vigilance authorities for कम करने को क्या बोलेंगे? एक बार मुझे देखो, वर्ड नहीं आ रहा है। For curbing, no. For curbing the menace of corruption by गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए वर्ड्स पर्टिकुलर यूज करना ही इंपॉर्टेंट चीज है लॉ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जब एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे ना तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सावित्री मैम? Yes sir, of course. जब आप एक कोई पर्टिकुलर वर्ड जिसकी जरूरत, जैसे होता ना कि हर एक वर्ड की जगह है, कब कौन सा वर्ड कहाँ पर बोलना है, जैसे आपको सिखाया भी जाता है कि कौन से वर्ड कहाँ पर बोलने हैं, आपको यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए ऐसे। तो ये क्या है, इसका भी एक तरीका है कि क्या है, टू कर्ब द मीनेस ऑफ करप्शन बाय द पब्लिक सर्वेंट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ विजिलेंस अथॉरिटीज, इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, डायरेक्शंस इशू किए गए। केस का नाम बताएंगे प्लीज? विनीत नारायण वर्सेस। ओके, कम से कम आप लोग 10,000 मिनिमम MCQ सॉल्व कर चुके होंगे अब तक इस तरीके से पढ़ के, पता है? अगर आप लोग MCQ सॉल्व करते ना अगर किसी किताब में, तो अब तक कितने कर लिए होते आपने? मिनिमम 10,000 MCQ। और ये मैं लिख कर देता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप करते हैं यहाँ पर जो वहाँ पर MCQ बने ही नहीं, वो MCQ बनाए जा सकते हैं कभी, ठीक है? तो आगे हम एक और बात करते हैं। केस का नाम है, नेक्स्ट केस प्लीज, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, ये साइटेशन के साथ ही याद होगा, तभी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा डायरेक्शन दिया गया है। कोई बता सकता है 1996 में कॉमन कॉज में क्या डायरेक्शन है? बताइए। डायरेक्शन इशूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड बैंक्स। डायरेक्शन इशूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड बैंक्स। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996। नाउ एक और इंपॉर्टेंट केस है जिसको आप लोग जानते हैं, एंटी रैगिंग। आप लोगों को पता है कब से बंद हुई? बताइए। जो रैगिंग है वो कॉलेजेस में कब से बंद हुई, कब से एफिडेविट लेना शुरू हुआ? एक जजमेंट आया था बहुत इंपॉर्टेंट। केस का नाम बता सकते हैं आप लोग कोई? किस केस में डायरेक्शन दिया गया कि रैगिंग को, इसको डायरेक्शन दिए गए कि रैगिंग के लिए आप क्या करिए, प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाइए, एंटी रैगिंग मेजर्स। डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रैगिंग।
या प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग या फिर एबॉलिशन ऑफ रैगिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस प्लीज नोट करिए, केस का नाम नोट करिए, विश्व जागृति मिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, विश्व जागृति मिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, 2001 सुप्रीम कोर्ट, 2001 सुप्रीम कोर्ट, 2001 सुप्रीम कोर्ट has issued directions for anti-ragging. Okay, court has issued direction for anti-ragging in educational institutions. केस का नाम प्लीज बताएंगे एक बार मुझे। विश्व जागृति मिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। Okay. There is one more case, Skora versus Union of India. Skora versus Union of India, 1993. Supreme Court Advocate on Records versus Union of India. Skora? Yes, CORA, SCORA. इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1993। यस, कॉलेजियम सिस्टम इसका नाम शायद सेकेंड जज ट्रांसफर केस है क्या? फर्स्ट तो SP गुप्ता है, याद है ना आपको? जज ट्रांसफर सेकंड है, सेकेंड जज, हाँ सेकेंड जजेस ट्रांसफर केस, ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट केस करके था, ठीक है। सेकेंड जजेस इसका नाम है, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। कॉलेजियम की बात की गई थी ना इसमें। हाँ, तो कोर्ट हैज इशूड डायरेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। कोर्ट हैज गिवन डायरेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस। यस असांग प्लीज। सर अभी जैसे इसके पहले आपने बताया कि कोई भी जैसे कोई भी गाइडलाइंस के बाद अगर लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट आता है तो वो उसको ओवर रूल करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी सर, तो अब जैसे NJAC आया, it have like amended the whole process of appointment of judges in the High Court and the Supreme Court, and then it was later like unconstitutional हो गया, तो क्या फिर उसके बाद स्कोरा एप्लीकेबल होगा? ऑफ कोर्स। अब एक्ट नहीं है तो कौन होगा? प्रायर पोजीशन कंटिन्यू हो गई ना। और दूसरी चीज़ और है, स्कोरा ही क्यों? स्कोरा को ही फॉलो करते हुए NJAC का जो जजमेंट आया उसमें ही तो बोला ये स्कोरा ही फॉलो किया जाएगा ना, कॉलेजियम फॉलो किया जाएगा ना। तो कोर्ट ने NJAC में कोर्ट ने क्या किया? ओवर रूल कर दिया उसको, NJAC को इनवैलिडेट कर दिया ना। तो कह दिया कि सुनिए, ये जो आपने एक्ट के जरिए कॉलेजियम से कमीशन बनाया, कमीशन नहीं, फिर से हम पोजीशन वापस लेते हैं, वही पोजीशन, ठीक है। तो वही रूल्स काम करेंगे ना जो रूल्स वहाँ पर दिए गए हैं। शशांक, कोर्ट ने कोई रूल्स नहीं दिए ना NJAC में। NJAC में कोई डायरेक्शन नहीं दिया। NJAC में कहा कि जो पीछे था वो चलेगा, बस पीछे जो डायरेक्शन दिए गए हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, ओके। सो दीज आर द सम डायरेक्शंस जिनके बारे में हमने बात करी। और इसके बाद प्लीज़ आर्टिकल 32 क्लॉज 3 के बाद एक बार इसके अंदर जो वर्ड्स हैं और बात करिए, क्या है बताइए थोड़ा। ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स को अगर पास किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, डायरेक्शन के ऊपर था, ऑर्डर्स के ऊपर तो कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है जो कंप्लीट जस्टिस करे, कंप्लीट जो है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, इन एनी मैनर ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसके साथ ही जो रेट्स हैं, अब बात कर लेते हैं रेट्स की। तो फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन, ये रेट कहाँ से आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? सर ये इंग्लैंड का टर्म है जिसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द किंग। ऑर्डर ऑफ द किंग मीन्स प्रजा के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रेट की जाती थी जो किंग करता था इंग्लैंड में। लेकिन इनको वहाँ बोलते क्या थे? दीज आर द किंग्स प्रेरोगेटिव्स। क्या थी ये? दीज आर किंग्स
प्रेरोगेटिव्स। प्रेरोगेटिव्स क्या है? प्रिविलेज्ड, उनके पास पावर है, वही कर सकते थे वो। रिट कौन इशू कर सकता था? Who has the power? यस, उसके नीचे मंत्री भी होते थे, उसके नीचे बहुत लोग होते थे, लेकिन रिट नहीं इशू कर सकते थे, रिट किंग ही कर सकता था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ओनली दीज कोर्ट्स कैन इशू रिट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है क्या? बताइए। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, लेकिन एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ बताया था कि रिट उसको वर्ड नहीं दिया, लेकिन सीपीसी में प्रोविजन है कि जहाँ पे लोकस स्टैंडाई हटा करके साहब शशांक एक बार 32 का 3 रीड कर लीजिए एक बार प्लीज़, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। यस सृष्टि। हाँ सर, इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है रिट इशू। सृष्टि। 32 क्लॉज 3। हाँ जी। सर आई वाज सेइंग कि रिट इशू नहीं कर सकते, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सुप्रीम अथॉरिटी ही ऑर्डर करती है। ओके ओके सृष्टि, रीड क्लॉज 3 ऑफ 32। ओके सर। प्लीज पे योर अटेंशन प्लीज, सारे लोग देखेंगे अच्छे से। हाँ बताइए। Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clause 1 and Clause 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under Clause 2. हाँ जी, क्या समझ में आया सृष्टि? सर कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर इस पे एक्सप्लिसिटली ऑथराइज करें तो। अगर पार्लियामेंट लॉ बना देना इसके ऊपर, क्यों? कौन बनाएगा लॉ? कौन अलाउ करेगा? गुरलीन, शशांक। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना कोई लॉ, इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ, तो अगर अथोराइज करती है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, किसी भी कोर्ट को विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, दे कैन इशू रेट्स। वो क्या है जो रूल 2 में पावर है ना, सॉरी क्या है क्लॉज 2 में जो पावर दिया गया है ना सुप्रीम कोर्ट को, वो पावर कौन इस्तेमाल कर सकता है? एनी कोर्ट। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज? लेकिन अभी यहाँ पर रोकते हैं थोड़ा सा, रेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेरोगेटिव्स और द किंग। प्रेरोगेटिव्स हैं रेट, स्पेशल लोगों को ये पावर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड 226 अंडर 226 हाई कोर्ट। तो इंडिया में रेट्स कौन कर सकता है? हाँ जी, इंडिया में रेट कौन कर सकता है? अभी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट तो कर सकते हैं। यस, अभी करेंटली अभी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम। यस, अगर लगता है पार्लियामेंट को कि हाँ हम, तो पार्लियामेंट किसी को अथराइज कर सकते हैं, किसी मीन्स एनी कोर्ट उसको अथराइज कर सकती है कि सब क्लॉज 2 का पावर इस्तेमाल करिए आप, ठीक है, विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज? यस प्लीज। बात करते हैं हम जो हमारी रेट्स हैं। पहली रेट कौन है प्लीज? इन द नेम ऑफ, किस नेम से रेट्स होगी? हाँ जी बताइए, हिबियस कॉर्पस क्या है? आप लोगों ने इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ जी बताइए। टू प्रोड्यूस द बॉडी। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेट? क्या है इसका मतलब? हिबियस कॉर्पस मीन्स, बताइए। टू प्रोड्यूस द बॉडी, जिंदा या मुर्दा? क्यों? बताइए। टू प्रोड्यूस द बॉडी, जिंदा या? बहुत तो पर्सन जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी मतलब क्या है? जिंदा या मुर्दा? जिंदा या मुर्दा, किसी भी कीमत में आप प्रोड्यूस करिए बॉडी। अगर आपने टॉर्चर कर रखा है, मार दिया है, कुछ भी किया है आपने, टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। किसी भी कीमत पे, इसीलिए तो टू प्रोड्यूस द बॉडी है। क्या है? आदमी को नहीं, जिंदा की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिस हालत में है उसको ऑन द स्पॉट मेरे सामने लाइए, so that I can ensure
whether he is existing or not. No, no. To what extent his fundamental right has been violated? Are you getting my point? अच्छा. Ma'am, to what extent his fundamental right has been violated? He will tell me. इन्होंने मुझे मारा है, ये मुझको मार रहे हैं, या फिर ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं. I would like to hear by that person if he is in existence. और अगर नहीं है तब तो 100% तुम्हारे ऊपर कस्टोडियल वायलेंस एंड पता नहीं क्या क्या वो लगते हैं, जो केसेस इंक्वायरी कमीशन बहुत सारे बैठ जाते हैं ना, एनकाउंटर्स होते हैं, फेक एनकाउंटर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. क्यों बताइए, किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है, किस लिए बॉडी प्रोड्यूस कराई जाती है? इंश्योर किया जाता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में वो व्यक्ति है, अगर उस पास कब्जे में है, डिटेंशन उसका इलीगल अगर डिटेंशन है, तो डिटेंशन इलीगल होना बहुत ज़रूरी है. क्या ज़रूरी है? प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ नोट डाउन सम important things about some content of habeas corpus. What are some essential things of habeas corpus? बहुत ब्रीफ चीज़ें नोट कर लीजिए, आपको पता है सारी चीज़ें. This writ can be issued by High Court or Supreme Court in a violation of fundamental rights. This writ can be issued against a private individual and a private authority and a public authority also. This writ can be issued against private authorities and public authorities both. And when there is a unlawful detention, and he is not in a judicial custody. He is not in the judicial custody. हाँ, कौन कौन से 3 पॉइंट है प्लीज कंचन बताइए, आप बताना चाहते हैं, बताइए कंचन. सर मैं पूछ रही थर्ड पॉइंट. अभी आपने क्या लिखा बताइए, पहला पॉइंट क्या था, पहला क्या लिखा? Sir, it can be sued by High Court and Supreme Court. Yes, High Court and Supreme Court. And second point is, it can be sued against the private authorities and the public authorities. And detention should be unlawful detention. Should not be judicial custody. And detention should be by the competent authority. क्या लिखा आपने? जो जुडिशियल अथॉरिटी लिखा ना, उसके साथ ही जो जुडिशियल अथॉरिटी दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा. क्या है? डिटेंशन शुड नॉट बी बाय द जुडिशियल अथॉरिटी विच इज नॉट कॉम्पिटेंट. एक बार एक समझ कर देखिए, सही जा रहा है ना ये जो आप नोट कर रहे हैं? क्या लिखा शशांक आपने? सर. हाँ जी सर, आपने पहले थर्ड वाला बताया था, व्हेन देयर इज अनलॉफुल डिटेंशन. यस, उसके बाद अनलॉफुल डिटेंशन and he is not in the judicial custody. He is not in judicial custody. And detention should be by the competent authority. हाँ, वो कोर्ट के साथ ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ होना चाहिए ना, दोनों मिला करके पढ़ना है मैम. क्या है? जुडिशियल अथॉरिटी से अगर है तो वो अनलॉफुल नहीं हुआ ना, लेकिन जुडिशियल अथॉरिटी कॉम्पिटेंट, जो इनकॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी है तो वो अनलॉफुल डिटेंशन है. हाँ, now please next, that is mandamus. Next is mandamus. What is the meaning of mandamus? अच्छा हाँ, ऊपर नोट कर लेना, habeas corpus the means to produce the body before the court. ये क्या है? It is a writ to issue, it is a issuance of writ
टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट, ये वर्ड नोट कर लेना, हिबियस कॉर्पस, टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। तो जब तक अनलॉफुल डिटेंशन नहीं हुआ तब तक ये हिबियस कॉर्पस इशू नहीं की जा सकती। हाँ, एक चीज़ और है, अनलॉफुल डिटेंशन ओपन हो सकता है क्या किसी जगह पर? क्यों? अनलॉफुल डिटेंशन क्या है ये? कब कहा जाएगा अनलॉफुल डिटेंशन है ये? अगर कोई पार्क में आपको बिठा दिया जाए या थाने के बाहर आपको थाने में बिठा दिया जाए, ओपन है वो थाना, चारों तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है, थाने में कह दिया जाए बैठिए आप आराम से, आप बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुबह से शाम तक बिठाए रखा जाए, वेदर इट विल बी अनलॉफुल डिटेंशन? डिटेंशन मे बी फॉर अ डिटेंशन मे बी अ सिंगल मिनट। और टाइम पीरियड क्या है, कितने समय तक रोक सकते हैं? 24 आवर्स प्लस जर्नी टाइम। इससे 1 मिनट भी ज़्यादा ना, वो क्या माना जाएगा? आप कितना भी देते रहिए सफाई कि सर मैंने तो इनको पानी के लिए भी कहा, इनको खाना भी खिलाया, नाश्ता भी कराया, इनको गाड़ी में बिठा के घुमाया भी ज़िले में, फिर उसके बाद थाने ले आया, सर हमने तो कोई डिटेन इनको नहीं कर रखा, ना इनके हाथ पैर बांध के रखे मैंने। नो, डिटेंशन फ्री होकर भी आदमी डिटेन हो सकता है। 1 मिनट भी ज़्यादा, जो प्रेस्क्राइब टाइम है कि उस टाइम में पुलिस क्या करे, उसको उसके राइट्स प्रोवाइड करे। अगर 1 मिनट भी ज़्यादा, अगर 24 प्लस ट्रैवलिंग टाइम, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा अगर होता है, इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल डिटेंशन एंड he can approach to the Supreme Court for the illegal detention and compensation for that period. Is it clear? Neha? Yes sir. Yes sir. Detention may be in open place also. ऐसा नहीं कि जेल में बंद कर दिया, कटघरे में बंद कर दिया, घर के अंदर कैद कर दिया। नो, आपके वो जाने नहीं दिया जा रहा है। वेयर यू हैव अ राइट टू गो, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, डिटेन कर दिया गया आपको। ओके अनलॉफुल डिटेंशन डज नॉट इंक्लूड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्यों इंक्लूड करेगा बताइए? इट विल नॉट इंक्लूड अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया तो आप उसके लिए हेबियस कॉर्पस नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, इसके साथ ही मैंडमस की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडमस? क्या है ये? व्हाट इज द मैंडमस? वी कमांड। ओके, वी कमांड मीन्स कोर्ट कहती है कि वी कमांड, हम क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। कैसी आज्ञा देते हैं? वी कमांड, हम क्या करते हैं? We command the public authority to do something. Yes, okay. Yes, please note down. Unlike habeas corpus, mandamus can only be issued against the public authority. Unlike, yes, Nitika? Yes, sir. हाँ जी। Sir, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये रिट नहीं फाइल कर सकते ये केस पर? जी नहीं, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वैलिड लॉ है, अनलॉफुल डिटेंशन नहीं होता ना उसमें। सर, अभी ये जो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसमें वो जो मिनिस्टर्स वगैरह को अरेस्ट प्रिवेंट, दैट इज अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। उसका एक प्रोसीजर है दैट वाज डिस्कस अंडर आर्टिकल 22। हमने 20 में भी तो पढ़ा है इसको। आर्टिकल 20 कहाँ से कहाँ तक दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन? देखिए आप लोग भूलते बहुत। 4 to 7 3 नहीं 4 to 7 है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज़, आप लोग भूल जाते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। कैसे होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन? कितना टाइम पीरियड है? कब बढ़ाया जा सकता है? 3 मंथ और 2 मंथ की बात हो चुकी है, वो अभी अमेंडमेंट हुआ उसका था, इन्फोर्समेंट में नहीं है सर अभी वो इन्फोर्समेंट में नहीं है ना। तो ये बताइए कि उससे ज़्यादा अगर करना है, 3 मंथ से ज़्यादा अगर करना है डिटेंशन, एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? उसमें जजेस हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस या मतलब वैसा क्वालिफिकेशन। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके साथ ही बात होती है कि कितना बढ़ाया जा सकता है एक बार में, कितना हो सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? सॉरी 3 मंथ ना, 3 मंथ। Yes, और मैक्सिमम कितना है?
मैक्सिमम जो पार्लियामेंट द्वारा अगर किसी लॉ में प्रेस्क्राइब किया गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम देखा जाएगा। ओके करेक्ट। चलिए अब इसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। हमारी बात जो हो रही है क्या है, मैंडमस। मैंडमस मीन्स रिट क्या है, इसका मतलब क्या है, वी कमांड। वी कमांड क्या है, एक आज्ञा देते हैं, मन इम्परेटिव रिट है ये। इम्परेटिव रिट है, कोर्ट विल इम्परेटिवली से दैट यू हैव टू डू दिस एंड विद इन टाइम यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। सो फर्स्ट थिंग, अनलाइक द habeas corpus, this mandamus can be enforced against only public authorities, not private authorities. It can be enforced against, it can be issued against, not enforced, it can be issued against public authorities. Yes please, ingredient note कर लेंगे प्लीज, बहुत तेजी में नोट करिए आप लोग। What are the essential element of the mandamus? इशू करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? Yes, there must be a violation of fundamental right. There must be duty of public authority to do or not to do anything, and authority must be a public authority. इसका मतलब जनरली क्या हुआ, there must be a public authority and there must be a duty to perform some act or omission by that authority, and third, they have not performed that duty and due to the non-performance of duty there is a violation of some fundamental right of a person. ये 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं? There must be a public authority, पहला. Second is duty of the public authority to perform some act or omission. Third thing, refusal to perform that duty by which rights of person was violated, fundamental rights of person was violated. Then court may issue a mandamus. It is issued against the public authorities. Is it clear? हाँ, इसके साथ एक चीज़ और है, कुछ करने के लिए आप बाध्य हैं, आपकी ये कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आपको कुछ करना है, आप वो नहीं कर रहे हैं, मीन्स पब्लिक अथॉरिटी obliged to do something but they are not doing something, they are not doing that thing, and they are obliged not to do something but they are doing that thing. इन दोनों केसेस में एक्ट और ओमिशन में इशू कर सकती है कोर्ट कि एक काम करिए, आप लोग अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करिए। मैंडेटरी ड्यूटी होनी चाहिए, वो ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, इट इज अ मैंडेटरी ड्यूटी। इज इट क्लियर? हाँ जी बताइए। यस सर। किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ की जा सकती है, बताइए, पब्लिक अथॉरिटी है वो भी, क्यों? दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स एंड all the judges of the high court and the supreme court acting in judicial capacity. क्या एक्सेप्शन है देवेंदु? यस सर सर मेरा सर क्वेश्चन दूसरा था सर, जैसे मैंडेमस रिट जब इशू होती है तो सर पिटिशनर को तो सुना ही जाता है, रिस्पोंडेंट को सुनने के बाद ही रिट ये इशू हो सकती है कि पहले भी? Here the side, here the both side. It is a natural justice principle. Without hearing other party, how can any person pass a order? Notice क्या होती है? आपका अपॉइंटमेंट, आपका लिसन हेबियस कार्पस में तो नहीं होती है। हेबियस कार्पस में भी ऐसा नहीं है, पार्टीज को नोटिस किया जाता है, डीजीपी नोटिस होता है, पुलिस अगर किसी को कर लेती है कन्फाइन, किसी को उसने पकड़ा, उसके बाद तो नहीं मिल रहा है, तो उसके सीनियर अथॉरिटी को नोटिस हो जाती है ना कि बताइए आप क्या कर रहे हैं, आप बिना नोटिस कैसा? सर पहले सर
पहले सर रिट इशू हो जाती है उसके बाद फिर सर नोटिस भेजी जाती है ना? ये ऑफ कोर्स इसमें हो सकता है कि बिना नोटिस के भी भेजा जा सकता है, लेकिन मैंडेमस में क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आपका अपॉइंटमेंट, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, और सारे लोगों को बुला लिया है जज बनाने के लिए JTRI में, लेकिन आपको नहीं बुलाया, आप जाकर के कहते हैं अरे भाई मेरा नाम क्यों नहीं डाला है, तो कहते हैं नहीं नहीं आपका नाम मेरा मन नहीं डालूंगा मैं, पैसा लाइए 5000, क्यों, तब क्या करेंगे आप बताइए? पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है कि आपका नाम भी लिस्ट में चढ़ा करके भेजे, क्योंकि आप भी तो सेलेक्ट हैं, क्यों? यस सर। जब 100 लोगों का बैच जा रहा है तो 99 नंबर लिस्ट पे जो आदमी है वो उसको नहीं भेजा जा रहा है, उससे कह रहे हैं 5000 आप भी लाइए, मतलब सब आदमी जितने भी बच्चे हैं उनसे सबसे 5-5 हज़ार रुपये लिया जा रहा है ज्वाइनिंग पे, खुशी का माहौल है ना, जज बन रहे हैं, तो आप क्या दीजिए, भेंट, क्यों? भेंट इन द नेचर ऑफ करप्शन, क्यों? क्या है, बच्चे खुश होते हैं, ज्वाइनिंग, आपने देखा होगा ना कि पुलिस आती है वेरिफिकेशन के लिए, पैसे मांगती है, मतलब सिलेक्शन होता है तो वो करप्शन के नाम पे वो ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे लगता है क्या होता है, भेंट मांग रहे हैं कि अरे आपका तो हो गया, वेरीफाई कराने के लिए बहुत बढ़िया, लाइए 200 रुपये दीजिए, आए हैं वहाँ से हम, क्यों? मिठाई खाने के लिए। हाँ तो ये क्या है, हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि अगर आपको ऐसे कोई काम जो पब्लिक ड्यूटी है किसी की, पब्लिक अथॉरिटी की, ये वेरीफाई करना, उसको अपॉइंटमेंट देना, सारी चीज़ें आप नहीं कर रहा है, वो रिफ्यूजिंग टू डू, या फिर वो ऐसा कुछ कर रहा है जो उसको नहीं करना है, लिखा हुआ है साफ साफ आपको ये नहीं करना है, देन मैंडेमस कैन बी इशूड आफ्टर इशूइंग द नोटिस। बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं आप, इतना 4 महीने से इसको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया आपने? तो ये चीज़ें की जा सकती हैं, टू डू और नॉट, मतलब क्या है, एक्ट और ओमिशन विच इज़ ओबलाइज बाई पब्लिक अथॉरिटी, और या पब्लिक अथॉरिटी को वो ड्यूटी है, उसकी मैंडेटरी ड्यूटी है, और वो मैंडेटरी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग द मैंडेटरी ड्यूटी। इज इट क्लियर शशांक? यस सर, इट मीन सर पहले नोटिस जारी होगी उसके बाद ही रिट इशू होगी। हाँ जी, एक्चुअली नोटिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस दिवेंदु, हेबियस कार्पस में भी इशू होगी, ऐसा नहीं है, बिना बताएंगे कैसे आप बताइए? जैसे किसी ने जाकर के हेबियस कार्पस डाल दी थानाध्यक्ष प्रयागराज के खिलाफ, क्यों? तो थानाध्यक्ष को पता भी तो चले ना किस आप मुलजिम की बात कर रही हैं, जिसको हमने पकड़ा था और उसको हमने जेल नहीं भेजा, तो नोटिस होगी ना उसको, या एकदम से सजा ही दे देंगे? बात सुनेंगे ना दूसरे की, बताइए सर। उसमें तो सर डायरेक्शन आएगा सर कि सबसे पहले प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हो सकता है कि जस्टिफिकेशन दे दे वो आपको, उसको पता चलना चाहिए। नोटिस तो एक बार देखेंगे, नोटिस ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा इसको प्लीज़ देवेंदु। ओके सर। एक बार इसको इस पॉइंट पे एक बार देखना पड़ेगा कि ज़रूरी है नोटिस देना या नहीं ज़रूरी है। कि देखिए वैसे ये क्या है, ये पावर ऑफ द कोर्ट है, ज़रूरी जिसको समझेगा उसको देगा, नहीं समझेगा तो डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा, ठीक है, समझ रहे हैं? ऑर्डर खुद ही एक तरीके का नोटिस होता है, ठीक है। जब ऑर्डर उसके पास पहुंच जाएगा कि हिबियस कार्पस इशू करा कर ले आए हैं ये, तो अपने आप थानेदार लाइन पे आ जाएगा, क्यों कि अगर नहीं किया मैंने विदिन 24 आवर्स में जो टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है प्रोड्यूस करने का, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब बात होती है मैंडेमस के बाद कौन सी रिट है बताइए? प्रोहिबिशन। यस प्लीज, ये प्रोहिबिशन क्या है प्लीज बताइए? प्रोहिबिट करना। इट इज जस्ट लाइक अ स्टे ऑर्डर, क्यों सावित्री मैम? Yes, sir, we can say. It is just like a Yes, sir. Stay order. Prohibition. Prohibition means to forbid. Prohibition means to forbid. मना करना, prohibit कर देना। क्या करने से? किसी भी क्वासी एंड क्या है, किसी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी को क्या है, उसको काम करने से मना कर देना कि इस पर आप क्या नहीं करेंगे, बियॉन्ड द अथॉरिटी जाने से मान सकते हैं। एक्सेस जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहा था वो, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं कर रहा था वो, क्यों नयन?
Nayan, Yes, sir. what are Yes, the sir. what are the elements of prohibition? When quasi judicial authority or judicial authority is exercising jurisdiction that is in excess of jurisdiction. क्यों? Am I audible? क्या बोला मैंने नयन? क्या है ये कि सर प्रोहिबिट करना quasi judicial or judicial authority is exercising excess jurisdiction. They are exercising, they are going to exercise, they are going to exercise in absence of jurisdiction. मतलब एक तो excess jurisdiction इस्तेमाल करना, दूसरा in absence of jurisdiction भी जा रहे हैं वो, तो क्या कर सकता है? कोर्ट में स्टे, ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ स्टे ऑर्डर, it is just like a stay order to forbid the quasi or judicial authorities ki don't start proceedings not beyond territorial jurisdiction. Sorry, इसको हम टेरिटोरियल ही नहीं रखेंगे. क्या नाम है तुम्हारा? रश्मि. नॉट ओनली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? कॉम्पिटेंसी भी आ जाएगी. बट ये एक ग्राउंड है. हाँ, तो टेरिटोरियल क्या? वो पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन. आपको जो अथोराइज नहीं है आप वो करने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप कर ही नहीं सकते हैं ये, इन एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन आप स्टार्ट करने लगे. आपको जुरिस्डिक्शन है ही, एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन का यहाँ पर, या जुरिस्डिक्शन है आपको बट एक्सेस यूज कर रहे हैं आप उसको. ये दो चीजें. Quasi judicial and judicial body, it can be issued against the quasi judicial and judicial body, okay, to prohibit the proceeding. Prohibit, उनको मना किया जाएगा, forbid किया जाएगा, आप चुपचाप रुक जाइए. It's okay. हाँ जी. Now अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है? हाँ जी शशांक. सर. हाँ जी. सर इसमें सर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड इन एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन दोनों होगा क्या? बिल्कुल. एक्सेस का मतलब क्या है? जुरिस्डिक्शन है, यहाँ एब्सेंस नहीं है. मुझे काम करने का ये है कि मैं एक 10 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर उसको पावर ही नहीं है कि आपको काम ही नहीं करना है टेरिटोरियल, आपको काम करने से मना किया गया. ये तो एब्सेंस है ना. Sir, probably they are speaking about over jurisdiction and under jurisdiction. Where they are supposed to do something they don't do, or where they are supposed to not do something and they do that. मैम अंडर जुरिस्डिक्शन, मैम सॉरी अंडर, यस मैम अंडर जुरिस्डिक्शन मैम नहीं कह सकते हम लोग यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन. ठीक है सर. अंडर जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि 10,000 का काम सुनने की आपकी क्षमता थी, आपने 8,000 का आपने सुन लिया. अंडर जुरिस्डिक्शन में यहाँ पर एब्सेंस है, एकदम कंप्लीट एब्सेंस है, आप नहीं सुन सकते. जैसे टाडा पोटा का मैटर है और फैमिली कोर्ट में लगा हुआ है मैटर. वो अब बताइए, टाडा पोटा का मैटर फैमिली कोर्ट में सुना जाएगा या फिर सेशन कोर्ट का मुकदमा जो है वो सिविल जज के सामने खड़ा पड़ा हुआ है? तो यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन है, आप नहीं सुन सकते. और कोई ऐसा अगर डिसाइड कर देता है तो कोर्ट उसके ऊपर कर सकती है. ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का. जो कॉम्पिटेंट आदमी वो सुने ना. Am I correct, please? Sasank, is that clear? हाँ जी नयन. सर क्लियर है, सही बोल रहे हैं. ओके हाँ. अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यू वारंटो की. प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू वारंटो? On what grounds? By what authority? ये ऑन व्हाट ग्राउंड किसने कहा? सर ग्राउंड गलती से निकला, मतलब अथॉरिटी. ऑन व्हाट अथॉरिटी? और क्यों वारंटो क्या है ये? ऑन व्हाट अथॉरिटी? ऑन व्हाट अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आप क्या है एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो उस पोस्ट को होल्ड करते समय सबसे पहली चीज़ है वो पोस्ट कैसे आपने हासिल की हो. अफगानिस्तान में जो लोग अभी कब्जा करके बैठे हुए हैं वो लोग क्या हैं, उनके ऊपर क्यों वारंट हो सकती है क्या? बताइए. यस सर. हो सकती है ना. क्यों? यस सर. इलीगल इलेक्शन. इलीगल इलेक्शन नहीं, उनका जो अपॉइंटमेंट है, जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो ऑफिस क्या है? अफसर, उसको क्या बोलते हैं? USURP क्या बोलते हैं आप लोग?
असर असब अशर्पेशन, असब असब हाँ असब से हाँ इसको प्लीज एक बार बोलिएगा। तो ये क्या है? USURP असब, हाँ। और इसको अगर नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा ये? एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। असम्पशन, अशर्पेशन, हाँ ऐसे करके कुछ वर्ड बनता है एक। तो ये क्या है कि अगर कोई ऑफिस जबरदस्ती किसी ने हथिया लिया है, या फिर आइडेंटिटी छिपा करके, या फिर किसी भी गलत तरीके से। देखिए पहले क्या था ना, जब हमारे पास RTI नहीं थी, तो आपको याद है कभी वैकेंसी निकलती थी, पता चल पाता था किसी को? क्यों बताइए? अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट हो रहा है, एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट हो रहा है, पता चल पाता था आपको कौन बना? क्यों बताइए? कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कितने IAS ऑफिसर्स बने हैं हरदोई से, लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, कुछ पता चलता था आपको? बताइए। 2005 से पहले ये नहीं पता चलता था डिपार्टमेंट में वैकेंसी कितनी खाली है, सरकार ने कितनी वैकेंसी बना कर रखी हैं, कोई जानकारी नहीं देता था। और ये जो पीछे मक्खन मलाई जिन लोगों ने खाई है ना, उन लोगों को बहुत दिक्कत इस समय चल रही है, क्योंकि उन्होंने तो मक्खन मलाई खा ली। अब वो सोच रहे थे ऐसे ही हम लग जाएंगे, हम लग गए। मेरे चाचा के फूफा के मामा ने बुलाया ऑफिस में, कहा अरे क्या करते हो, खाली घूम रहे। अच्छा ठीक है, अरे ऑफिस में तो हमारे खाली है, चपरासी बन जाओ ना यहाँ। कैसे बन जाए चपरासी? हाई स्कूल कर लेते हैं, ठीक है अभी एक काम करो, चाय वाय पिलाओ। वो 2 साल चाय पिलाया, 2 साल में हाई स्कूल हो गया। क्यों? 2 साल में क्या हो गया? वहाँ पर रहते रहते उसका हाई स्कूल हो गया, और फिर उसके बाद उसको परमानेंट लिख दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अपने स्वर्णिम पल जी रहे हैं इस समय। उनको नौकरी कैसे मिली है? कैसे मिली है नौकरी? वो नौकरी ऐसे चाय पिला के मिली हुई है। ठीक है, कि आए थे भैया को देखने के लिए शहर ऑफिस में, जो सिलेक्ट हुए थे बड़ा साल पहले, और यहाँ पर देखते देखते अनुकंपा से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाय पिलाना शुरू किया, और चाय पिला के यहीं हाई स्कूल कर लिए, चाय पिलाते पिलाते। हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी चाय पिलाते पिलाते कर लिए, और आज सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हासिल किए हुए हैं, पता है। तो ये क्या है, ये जो 2005 में एक RTI एक्ट आया ना, इसने उथल पुथल करके रख दी। ठीक है, उथल पुथल करके रख दी, और उथल पुथल करके रख देने से क्या हो गया, ये जो क्यू वारंटो है ना, इसका बहुत प्रचार हो गया। फिर बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर, अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और नॉट, सो योर आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पता चला कि मालूम हुआ हाई स्कूल ही पास नहीं है भाई साहब। क्यों? आज PM से लोग डिग्री मांग देते हैं, CM से डिग्री मांग देते हैं, या फिर किसी सेक्रेटरी से डिग्री मांग देते हैं, उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल दीजिए। पता नहीं, हो सकता है फर्जी डिग्री बनाकर आप आए हो यहाँ तक, बाद में पता चला उनकी हाई स्कूल की डिग्री फर्जी थी तब। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्यों वारंटो क्या करता है, आपकी बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव बीन अपॉइंटेड, यू आर हियर बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के जरिए आप यहाँ पर हैं। यस प्लीज, देयर आर सम पॉइंट्स, एक बार नोट करेंगे आप। हाँ जी, क्यों वारंटो, मीनिंग ऑफ द रिट क्यों वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। Supreme Court or High Court can issue this writ. Supreme Court or High Court can issue this writ to prevent illegal usurpation. Supreme Court or High Court can prevent illegal usurpation of a public office by a person. वैसे बाहुबली नेता हुआ करते थे, तो जो MP MLA बना होता था उसको कहते चलो निकलो बाहर, वही बन जाते थे MP। फिर क्यों बताइए देवेंदु? अगर पार्लियामेंट दिल्ली में ना होती ना, अगर पार्लियामेंट दिल्ली में ना होती ना, और अगर कहीं ये ऐसी जगह पर होती जहाँ पर लॉ ऑर्डर सही से मेंटेन नहीं हो पाता, और लॉ जो है वो संसद में ना बनते होते, और दिल्ली में संसद ना होती, तो मैं लिख कर देता हूँ कि जो MP और MLA बनते हैं ना हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में, उनको मार के लोग मालूम क्या कहते हैं कि सुनो घर पे बैठो चुपचाप, और मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, मेरा नाम है, क्या नाम है मेरा, जिस नाम से तुम जीते हो ना वो मेरा नाम है, और मैं जाता हूँ कहाँ, मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, और वहाँ बनाऊँगा मैं लॉ। ठीक है, आप चुपचाप घर पे बैठिए। तो ये क्या है, असर्पेशन ऑफ द ऑफिस।
तो दिल्ली में अगर बैठ करके आप लॉ बनाएंगे तो कोई ना कोई आपके खिलाफ क्या कर सकता है, क्यू वारंटो कर सकता है। बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर, आपको भगाया जाएगा दिल्ली से। आप इलेक्ट होकर नहीं आए हैं ना, क्यों, यू आर नॉट थ्रू द राइट चैनल, तो आपको क्या किया जाएगा, दिल्ली तो आप आ जाएंगे लेकिन आप संसद में घुस नहीं पाएंगे आप, क्योंकि कोर्ट क्या कर देगी, इशू कर देगी रेट की, इसको मना करिए, इसको आने मत दीजिएगा, इसका इलीगल, ये क्या है, इलीगल, इसको क्या किया जाएगा, तो प्रिवेंट इलीगल असर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, इलीगल usurpation, to prevent illegal usurpation of public office. So can I just add a sentence here, sir? Yes, yes. Now, ये जो आप usurpation की बात कर रहे हैं, हाँ जी, the person who usurps is Yes. called as an usurper. Yes, yes. और हाँ, an usurper का अर्थ होता है a person who takes a position of power or importance illegally or by force. Yes, ma'am. I think I am also saying the same thing here. कि Yes, जो you're आपने saying जो आपने I सीट just added. ऑक्युपाई, यस, जो आपने सीट ऑक्युपाई की है वो सीट आपने लॉफुली नहीं ऑक्युपाई की है। मैंने आपको क्या बताया, मुख्तार अंसारी जैसा, या बाकी और भी नाम ले सकता हूँ मैं, क्यों, मेरे ज़िले में अगर कोई एमपी बने और कोई बाहुबली एमपी जो हार गया है, वो क्या करे, उसको दरा धमका के वहीं बिठा दे के बैठो यहाँ पर, अब मैं जाता हूँ, मैं जीता हुआ एमपी हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत सारी ऐसी जगहों पर पहले होता था जहाँ पर डिजिटली नहीं था सारी चीज़ें, पता चला, पूछा कि हाँ बताइए कौन है आप, उन्होंने कहा मैं क्या हूँ, मैं एमपी हूँ प्रयागराज से। तो अब वहाँ पर प्रयागराज से एमपी हैं, तो ऑनलाइन तो डिटेल थी नहीं, उतना ज़्यादा ध्यान भी कोई नहीं दे रहा था उस समय, अच्छा प्रयागराज से एमपी तो चलिए अंदर जाइए। लेकिन अब क्या है, ऑन द स्पॉट आपका बार कोड, पता नहीं क्या क्या आजकल अवेलेबल हो गया है। आजकल तो इतनी आइडेंटिटी हो गई है कि आप जा ही नहीं सकते, आपको ऑन द स्पॉट ही आपको पकड़ लेंगे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए थी, ठीक है। इंक्वायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन एंड बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर। हाँ, तो ये है आपका क्यू वारंटो, ठीक है। और ये जो क्यू वारंटो है, ये रिट अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑफिस है उसके खिलाफ नहीं हो सकती, पता है, बताइए। अगर कोई अपने घर में एसडीएम का बोर्ड लगाकर बैठा हुआ है, क्यों देवेंदु? यस सर। बहुत सारे इलाहाबाद में लड़के होते हैं जो पढ़ाई करते हैं बेचारे, वो आईएएस लिख के घूमते हैं साथ में नाम के अपने, क्यों? मेरे साथ मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने अपने नाम के सामने लिख लिया था क्या नाम उसका, न्यायाधीश पंकज, पता है उनका नाम क्या था? नाम अभी भी है। हाँ, अरे मैं हाँ सॉरी, मतलब ये मेरे साथ नहीं है ना, इसलिए पास में तो मेरे सीनियर नहीं रहे ना वो यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या, न्यायाधीश पंकज। और आज वो कहाँ पर जज हैं? यूपी में जज भी हैं, सॉरी बाई गुड लक उनका। वो इस समय क्या है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न है उत्तर प्रदेश में। न्यायाधीश पंकज उन्होंने अपना नाम रखा था, ठीक है, और वो इस समय न्यायाधीश हैं भी। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खासकर मतलब पता नहीं क्या देख के उनका नाम रखा जाता है, उनके घर वाले कुछ देख करके उनका नाम रख देते हैं और उसके बाद फिर वो उधर ही चल देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक कोइंसिडेंस ही है कि उनका नाम न्यायाधीश पंकज किसने रखा, और वो लॉ करके और न्यायाधीश ही अभी भी गांव में कलेक्टर चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या है कि अगर कोई अपना नाम के आगे आईएएस आईपीएस कुछ भी लगा लेता है तो बहुत लोग लगा लेते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन अगर लगा लेता है इट्स ओके। लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑफिस पे बैठा हुआ है और उसने उस ऑफिस को इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है तो उसके खिलाफ ये रिट की जा सकती है, प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं, ओके। कोई प्राइवेट पोस्ट है उसको होल्ड किया हुआ है, वो मैनेजर सब लिखते हैं आजकल, यहाँ तक कि सेक्रेटरी लिखने लग गए अब तो, ठीक है। क्यों? जस्टिस एक बार प्लीज एक बार बताइए। एक जज का नाम है, दिल्ली हाई कोर्ट में थे, अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुए, जस्टिस लॉ इन। हाँ, लॉ इन, हाँ, तो वो मतलब नाम बड़ा अटपटा था कि वो लॉ इन, जैसे कि मतलब हाँ, इंग्लिश कोर्ट्स में नाम होते थे, हाँ, हाँ, उस टाइप के थे, वो इंडियन जज थे और उनका नाम ये था। हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि ये आपने देखा कि ये रिट किसको इशू की जा सकती है, बताइए।
हाँ जी only against public authorities. हाँ चलिए अच्छा अब बात करते हैं 3 की बात करते हैं 32 क्लॉज 3। सर यहाँ पे जो सर्टियोररी बाकी है सर। अच्छा सर्चररी अभी बाकी है प्लीज। हाँ जी सर्चररी का मतलब क्या है प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्चररी? रेट ऑफ सर्चररी टू सर्टिफाई द प्रोसीडिंग। क्या है? टू सर्टिफाई द प्रोसीडिंग। इफ देयर इज अ एक्सेस, इफ द कोर्ट, ये क्या है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द क्वासी एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। क्यों? नोट डाउन प्लीज। सर्चररी, the meaning of the writ of certiorari is to certify, to certify. It can be issued against the quasi judicial and judicial authorities, but not against the administrative authority, but not against the administrative authorities. And what are the grounds please? बता सकते हैं आप हमें क्या grounds हैं इसके? certiorari के ground क्या हैं? इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, वो ग्राउंड है कि नॉट फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। क्या है? नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड सेकेंड, absence and excess jurisdiction, excess use of the jurisdiction, excess use of power। अगर कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी एक्सेस जुरिस्डिक्शन यूज करती है या एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन यूज करती है और उसके साथ ही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करती है, सर्चररी कैन बी इशूड। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन, करेक्ट, अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑल्सो, ओके। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। हाँ, वो अब्यूज ऑफ द जुरिस्डिक्शन में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। क्या लिखा आपने? writ of certiorari can be issued on the ground of absence of jurisdiction, excess of jurisdiction, abuse of the jurisdiction, and non-observance of principle of natural justice. It can be issued against the quasi-judicial and judicial authorities, and court can take a record for certification whether you are going on a right path. Are you getting my point? क्या कर सकती है कोर्ट? सर्टिफाई कर सकती है प्रोसीडिंग को कि आपकी प्रोसीडिंग ये सर्टिफाई कर रहे हैं अब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एनी प्रोसीडिंग वो सर्टिफाई कर सकता है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की है। क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट या सबऑर्डिनेट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट हैं उनको देखेगी कि ऐसा तो नहीं आप लोग गलत तरीके से रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं गलत रास्ते पे तो आपको रोक देगी। और दो चीज़ें हैं, प्रोहिबिशन और इसमें क्या अंतर है सर्चियोररी में? प्रोहिबिशन में प्रोसीडिंग रोकी जाती है, इसमें डिसीजन करेक्ट किया जाता है। नॉट डिसीजन मतलब कोई अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो नहीं। इसमें क्या है? प्रोहिबिशन में क्या है? प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। Sir, it is at an earlier stage. Yes, proceeding is not started. Yeah. But in certiorari, proceeding is running. ये क्या है? वो जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है। उस समय क्या किया जाएगा? उसको करेक्ट किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा। Is that clear? Gurleen, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So it's all about writs. Okay. 3 के बारे में एक बार रीड करेंगे प्लीज आप लोग। 32 clause 3. Clause 3. So without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limit of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2. Okay, ये जो पावर है, इस पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये पावर 1950 तक किसके पास था? कुछ कोर्ट्स को दिया गया था। बताइए, कुछ स्पेशल कोर्ट्स थी जिनको कहा गया था कि आप लोग ये पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए। बिफोर 1950 दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय High Court of Presidency Towns. हाई कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो कि क्या थे? मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा
उन्होंने कहा कि ओनली द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे दे कैन इशू द रेट्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद 226 को आने के बाद ये सारे हाई कोर्ट्स को पावर मिल गया। उसके बाद 32 क्लॉज 4 जो था उसने कहा कोई भी कोर्ट जो है वो ये पावर यूज़ कर सकती है अगर वो पार्लियामेंट उसको अथराइज करती है तो। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज़ कंप्लीटेड। कोई डाउट अगर है आप लोग तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसके साथ ही आप 32 के बाद 32 क्लॉज 4 एक बार रीड करेंगे प्लीज़। The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution। कहाँ पर है ये? कब सस्पेंड किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी। कब जोड़ा गया ये प्रोविजन? कहीं पर जोड़ा गया था क्या? एडीएम जबलपुर शुक्ला वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन दिस पॉइंट। हेबियस कार्पस पे भी इंपॉर्टेंट है वो। क्या है? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। हाँ, अब बात करते हैं कि ये इमरजेंसी के समय में सस्पेंड किया जा सकते हैं। तो 32 सस्पेंड किया जा सकता है या सारे रिट ज्यूरिसडिक्शन ही सस्पेंड किया जा सकता है? प्लीज़, 226 में रिट ज्यूरिसडिक्शन है ना, वहाँ भी तो जा सकते हैं। तो whether power under article 32 can be suspended or 226 वो भी गोल बताइए। एडीएम जबलपुर में तो सस्पेंड करने के लिए हेल्ड किया था, बाद में उसको ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी, एडीएम जबलपुर इसी इशू के ऊपर था सर, हाँ क्योंकि जी। उसमें हेबियस कॉर्पस की पिटीशंस ही हाई कोर्ट सुन नहीं रही थी, कह रही थी इमरजेंसी लगा हुआ है, सो वी कैन नॉट एंटरटेन दिस पिटीशन। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ वाज क्या है? आर्टिकल 21 को भी कह दिया था कि ये भी क्या है? सस्पेंडेड है अभी। मतलब स्टेट के इसके स्टेट के क्या है, रहमो करम पे हम जिंदा हैं। क्यों? लेकिन आर्टिकल 21 तो ह्यूमन राइट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ अ ह्यूमन राइट। बात ये आती है कि चलिए इट्स ओके, लेट्स डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द आर्टिकल 226 एंड 32। ओके, प्लीज हेडिंग डालेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226। एक लाइन खींच लेंगे बीच में प्लीज, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। यस प्लीज। आर्टिकल 32 itself is a fundamental right. First point, Article 32 is itself is a fundamental right and protects all fundamental rights. पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, Article 32 is itself a fundamental right and protects all fundamental rights. And 226, it is a constitutional and legal right. It is a constitutional and legal rights and protects the fundamental rights. Now, second, 32 has narrow scope. It is an only violation of fundamental rights. 32 is in a very narrow scope, only in violation of fundamental rights. But 226 is wide in scope and available in case of violation of legal rights and fundamental rights. Now, third point. Sir, a little slow, sir. Yes. Article 32 has narrow in its application only in violation of fundamental rights. And 226, it is a wider in application. It is in violation of fundamental rights also and in legal rights also. Now, third point please. Sasti, Sasank. Yes sir. Third point please, note down. 32 has jurisdiction over all over India. 32 has a very wide jurisdiction.
over India, over whole India. And 226 has jurisdiction. Limited to this state. देखिए अभी आपने देखा ना कि वाइड है नैरो है, तो वाइड नैरो किसमें है? रिलीफ के मामले में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 226 रिलीफ के मामले में वाइड है, 32 रिलीफ के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन टेरिटोरियल के मामले में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा है, ऑल ओवर इंडिया सुन सकता है, किसी के भी राइट वायलेट हो रहा है फंडामेंटल। बट हाई कोर्ट हैज़ अ लोकल जुरिस्डिक्शन एंड लोकल जुरिस्डिक्शन अंडर 226। हाई कोर्ट में तो उसी स्टेट के लोग आ पाएंगे ना, क्यों? किसी अदर स्टेट के लोग तो जा नहीं सकते इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स। फोर्थ पॉइंट, थर्ड का था आर्टिकल 32 has wide jurisdiction and नहीं जुरिस्डिक्शन के मामले में क्या लिखा आपने? इट हैज़ अ वाइड जुरिस्डिक्शन ओवर होल इंडिया एंड 226 हैज़ जुरिस्डिक्शन इन अ लोकल, क्या बोलते हैं उसको, लोकल जुरिस्डिक्शन। अंडर 226 हाई कोर्ट हैज़ अ लोकल जुरिस्डिक्शन। नाउ फोर्थ इज मैंडेटरी रिलीफ इफ फंडामेंटल राइट वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिलीफ क्या करेगी? मैंडेटरी रिलीफ इफ फंडामेंटल राइट, अगर ये पता चलता है सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो मैंडेटरी रिलीफ देगी, मना नहीं कर सकती। कल आपने पढ़ा था ना, इट इज अ ड्यूटी, इट कॉस्ट ऑब्लिगेशन ओवर द कोर्ट। क्या है मैगजीम, क्या थी? सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव। क्यों? क्या है इसका मतलब? सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव, उसको कोर्ट इज द गार्जियन और टू बी विजिलेंट। वॉचफुल है, वॉचफुल गार्जियन, उसको जाने नहीं देना है। आपकी नज़र में आ गया किसका वायलेशन हो गया फंडामेंटल राइट का, तुरंत रिलीफ। ये नहीं कह सकता नहीं आप जाइए कहीं और, नो। हाई कोर्ट डिस्क्रिशनरी रिलीफ, हाई कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन टू प्रोवाइड रिलीफ। इट में इशू रिट और नॉट, जरूरी नहीं इशू करे रिट। अगर अल्टरनेटिव रेमेडी उसको अवेलेबल है तो आप अल्टरनेटिव रेमेडी लीजिए, मत रिट इशू करिए। नाउ 32 कैन बी सस्पेंडेड during emergency. 32 can be suspended during emergency. 226 cannot be suspended during emergency. 226 cannot be suspended during emergency. So it's all about इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स अभी छूटे हुए हैं और वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज लग नहीं रहा है मुझे कि मतलब हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया चीज़ों को। कुछ चीज़ें भी बची हुई हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है?